हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्याविन अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है एंड द टॉपिक इज़ ह्यूमन ब्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्रेन की स्टडी होती है उसे हम न्यूरो साइंस कहते हैं या न्यूरल साइंस कहते हैं। और जो न्यूरो साइंस होती है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और इसके कुछ फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है और इस फ्लो चार्ट से आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा कि कैसे इसकी डिविजन्स हुई है और कैसे कौन सा पार्ट किसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कैसे काम कर रहा है। एक्चुअली सारे एक दूसरे के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। सो सो गाइस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम की हेल्प लूँगा। आपको ये गाइस, ये देखिए हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गाइस देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेरिफेरल नर्व सिस्टम आगे हमारी जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में कनेक्टेड हैं, जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी किसके अंडर आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर। गाइस जैसे हम पीसी लेते हैं तो पीसी में जो मेन सीपीयू जो रहता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले लो, जितने भी हम कीबोर्ड अटैच करते हैं, माउस अटैच करते हैं, जो क्या कहते हैं स्पीकर्स वगैरह अटैच करते हैं, वो सारे किसके अंडर आ गए? एज ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। हम दोबारा वापस चलते हैं अपने पहले वाले पेज पे। गाइज, आई होप आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता लगा होगा। गाइज थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आगे इसकी जो डिवीजन है वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। एंड गाइज यहाँ देख रहे हो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक लिखा हुआ है। गाइज ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंड फंक्शन के बारे में अगर इसकी बात करते हैं तो फंक्शन, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड असिस्ट द ब्रेन बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, न्यूरिशमेंट and waste removal. CSF acts as a shock absorber, cushioning the brain against the skull. The brain produces roughly 500 milliliter of cerebrospinal fluid per day. I hope guys आप समझ चुके होगे कि इसका cerebrospinal fluid का काम क्या है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूरिशमेंट के लिए हेल्प करता है ब्रेन की, और वेस्ट रिमूवल के लिए हेल्प करता है, शॉक से एब्जॉर्बर है, जैसे कोई शॉक लगता है उसको ऑब्जर्व करता है, और एक तरह से कुशन की तरह काम करता है हमारी जो खोपड़ी होती है स्कल को। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन 3 पार्ट में इसके डिविजन्स है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थिन ब्रेन। एंड फोर ब्रेन इज ऑल्सो जो दो तरह से डिवीजन हो रही है इसकी, जैसे टेलीसेफ्लन एंड डाइनसेफ्लन। गाइस यहाँ सेफ्लन वर्ड आप पढ़ोगे बार बार और आगे भी, तो सेफ्लन वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू हेड और ब्रेन। टेलीसेफ्लन की डिवीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। देन डाइनसेफ्लन थैलमस एंड हाइपोथैलमस। देन मिड ब्रेन मेसेनसेफ्लन, टेक्टम एंड टेगमेंटम। नेक्स्ट आएगा हमारे पास खिंड ब्रेन, दैट इज मेटेनसेफ्लन एंड माइलिनसेफ्लन। टू पार्ट्स में इसकी डिवीजन है। मेटेनसेफ्लन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज पोन्स एंड सेरिबेलियम, एंड माइलिनसेफ्लन दैट इज मेड्यूला। गाइस मैं हर पार्ट के बारे में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, एक एक पार्ट के बारे में, कोई पार्ट नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगर बारे में बात करें तो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आएगा। सोमैटिक मीन्स जो बॉडी के रिलेटेड होता है उसे सोमैटिक कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मीन्स आपको पता है सबको, आई होप, कि जो खुद से कुछ एक्शंस होते हैं उन्हें ऑटोनोमिक कहा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे दो तरह से डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली गाइस अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो ये होता है जैसे सहानुभूति के तौर पे, जैसे हम आगे एक्चुअली मैं इसका डिटेल में बताऊंगा आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। गाइस आई होप आपको इसमें से कुछ पता लगा होगा कि कैसे कौन सा पार्ट कैसे डिवाइड कर रहा है और ये कैसे काम। गाइस ये आप ध्यान से एक बार इस फिगर को देख लो, फ्लो चार्ट को देख लो अच्छे से, कौन सा पार्ट किसके अंडर डिवाइड होगा, क्योंकि आगे यही हमने फ्लो चार्ट को यूज करके ही आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, क्योंकि हमारा आज का मेन जो टॉपिक है वो है ब्रेन। सो
गाइस शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमारे ये रह गए थे पेरिफेरल, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक के बारे में। सो गाइस द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं द बॉडी मास्टर कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं द बॉडीज लिंक्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सो गाइस स्पाइनल कोड के बारे में एक्चुअली आगे आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं। स्पाइनल कोड ए कॉलम ऑफ नर्वस बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So I hope you understand these words. And brain stem connect to the brain to the spinal cord. Then brain divide into the three major parts: hind brain, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सो गाइज ये ब्रेन रिलेटेड, स्पाइनल कोड या ब्रेन स्टेम के रिलेटेड तो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में। लेकिन इनको ध्यान से जरा सुन लेना क्योंकि अगर अकेले अकेले टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अगर ऑटोनोमस सोमैटिक, आई होप ज़्यादा भी बन सकती है। सो कम टू द पॉइंट, पेरिफेरल नर्व सिस्टम द बॉडी इज लिंक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सो गाइस दो तरह से डिवाइड, जैसे इसकी डिवीजन हो रही है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? रेगुलेट इनवॉलेंट्री। गाइस इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री वो होते हैं जिन्हें हम खुद अलाउ करते हैं, जैसे बाजू को हिलाना, चलना फिरना हमें अलाउ करना। जैसे हम खुद अपना हाथ, अपनी आर्म को, अपनी बाजू को अपनी खुद नहीं उठती है, हमें इसे ऑर्डर देना पड़ता है, हम इसे खुद सिग्नल भेजते हैं कि ये कोई चीज़ पेन उठानी हो, ठीक है। सो कहने का मतलब वॉलेंटरी रिएक्शन वो होते हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमारी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे। और इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यूपल कंट्रैक्शन, जो हमारे डाइजेस्टन सिस्टम हो गया, कुछ जितने भी इंटरनल बॉडी में जो हमारे ऑटोमेटिकली जो चलते रहते हैं, जो हमारे फंक्शंस है बॉडी के। सो autonomic nervous system the regulate involuntary bodily process including heart rate, respiration, digestion and pupil contraction operate automatically with the conscious direction। आगे दो तरह से मैंने कहा था लास्ट में भी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो तरह से आगे डिवाइड होते हैं। सो गाइस सिंपैथेटिक प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन एंड स्ट्रेस, इन्हें फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम द बॉडी को शांत करते हैं एंड हेल्प्स टू बॉडी कंजर्व एनर्जी, और बॉडी को एनर्जी कंजर्व करते हैं। सो गाइस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का थोड़ी सी मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, ये क्या है। सो जैसे हम सपोज कहीं जा रहे हो जंगल में कहीं, तो एकदम से जैसे सामने शेर आ जाए तो हम एकदम से घबरा जाएंगे, तब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे एक्शन, क्या हमने एक्शन लेना है, हम डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्यूपल हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर थी। और जो बॉडी को शांत करेगा आगे कि नहीं अभी हमें शांत होना है, शेर जैसे सपोज चला गया, फिर हमारी बॉडी जैसे धीरे धीरे शांत होती है। सो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हेल्प करता है बॉडी को काम करने के लिए और दोबारा एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। जैसे कोई भी हम खेलते हैं, खेल के आते हैं, तो खेल के हमारी जो हार्ट बीट होती है जो बढ़ जाती है, हमारी बॉडी थक जाती है। सो हम धूप से आते हैं तो आई कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसका काम ये है हमारी बॉडी को एक्शन प्रोवाइड करना, सडनली एक्शन और स्ट्रेस जो हम कह सकते हैं, और इसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाए। तो पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी को काम करना, शांत, दोबारा बॉडी को उसी पोजीशन पे लेके आना। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा देख लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिले मोटर एक तरह से मूवमेंट होती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो कमांड द मसल्स कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। सो अगर ऑटोमेटिक आ गई, सोमैटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक में आ गया, फिर हार्ट रेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये हमारी अपने कंट्रोल के, जैसे आई ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक खुद पे खुद होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट बीट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। और जो सोमैटिक सिस्टम है ये हम अलाउ करते हैं, ये हम इन्हें कमांड देते हैं मसल्स को कि हमें बाजू उठानी है, हमें चलना है, हमें सिर खुजाना है, या कोई रिफ्लेक्स एक्शंस कुछ देना है, ठीक है। सो गाइस रिफ्लेक्स एक्शन का भी थोड़ा सा बता दूं। जो सडनली एक्शंस होते हैं वो उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे गर्म तवे पर हम हाथ रख देते हैं तो जो पेरिफेरल सिस्टम ही है वो तब हेल्प देता है सडनली एक्शन देने के लिए कि हाथ को उठा लो। तो हम ये इतने जल्दी, इतने कम समय में होता है कि एकदम से सिग्नल दिमाग में पहुंचता है वो, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हाथ हटा लो। तो हम सडनली एकदम से हाथ हटा लेते हैं और हमारा हाथ सड़ने से बच जाता है। सो गाइस आई होप आपको पता लगा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ से। सो अभी हम मेन जो टॉपिक हमारा ब्रेन सिस्टम। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द
our main topic, our brain. सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ब्रेन का एक बेसिक सा डायग्राम है, जिसमें इसके 3 पार्ट डिवाइड करके बताया गया है, इजीली शो किया गया है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कितना पार्ट कवर करते हैं ब्रेन का और इनके फंक्शंस क्या हैं. सो फंक्शंस को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इनकी बेसिक सा वाक्य आगे डिटेल में तो हम करेंगे ही. तो बेसिक सा फंक्शन इसका बताया गया फोर ब्रेन का. प्रोसेस इट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प्स विद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रेगुलेट ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन. और मिड ब्रेन का बताया गया इट हेल्प्स टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन. एंड हिंड ब्रेन के बारे में बताया गया इट हेल्प्स टू रेगुलेट ऑटोनॉमिक फंक्शंस, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. सो गाइस, ऊपर छोटी सी डेफिनेशन दी है कि जो एनाटॉमी होती है ब्रेन की, उसकी स्टडी को न्यूरो एनाटॉमी कहा जाता है, जबकि इसकी स्टडी को या उसके फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन जो होते हैं उसके उनको कहा जाता है न्यूरो साइंस. सो गाइस, जो सेल होते हैं वैसे भी ब्रेन के, उनको न्यूरॉन कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में. सो गाइस, अब हम देखते हैं इसका टिपिकल डायग्राम ब्रेन का. सो यहाँ ब्रेन को मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन शो किया गया, लेकिन उसके आगे भी थोड़े इनके दो दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको बताया गया. जैसे फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस को शो किया गया है कि वो कहाँ है, जबकि हमने पिछले डायग्राम में देखा था ऐसा कुछ नहीं शो किया था, डायरेक्ट सिर्फ मेन पार्ट को बताया गया था. सो नेक्स्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. गाइस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट जो होता है सेरिब्रम का, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. एंड उसके बाद आप देख रहे हो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. जो हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगटा एंड सेरिबेलम शो किया गया है. सो गाइस, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड बताया गया है, एक पिनियल ग्लैंड भी है. तो ये ग्लैंड के बारे में आपको बताऊंगा, जो ब्रेन के रिलेटेड फंक्शंस में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं ब्रेन की. सो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. गाइस, यहाँ आप देख रहे हो स्पाइनल कोड. सो पहले मैं आपको थोड़ा सा जरा नर्वस सिस्टम का जूम करके बता दूं. सो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला सेरिब्रम पार्ट था, वो आगे कितने और पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे यहाँ हम नीचे से शुरू होता है टेम्पोरल लोब, फिर ऊपर जाता है फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब. गाइस, इनके बारे में सारा मैं आगे आपको बताऊंगा. जैसे फ्रंटल लोब का काम क्या है, जैसे स्पीच का लिखा हुआ है, मोटर कोर्टेक्स लिखा है, पेरिटल का स्पीच, टेस्ट, रीडिंग का बताया गया है. तो इसके अंडर ये काम करता है, स्टिमुलेट करता है कैसे, मूवमेंट एंड स्टिमुलेट परसेप्शंस. एंड ऑक्सीपिटन का जैसे विजन और विजुअल एसोसिएशन एरिया जो होता है उसको, उसके रिलेटेड है. एंड उसके बाद आपको टेम्पोरल लोब का देखा होगा, जो स्मेल, हियरिंग, ऑडिटरी मीन सुनने वगैरह का, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वो टेम्पोरल लोब का काम है, जो कि पार्ट किसका है, अपना फोर ब्रेन का. सो गाइस, नीचे आप देख रहे हो ब्रेन स्टेम देख रहे हो, जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला वगैरह दिखाएगा, और सेरिबलम देख रहे हो जो मूवमेंट ऑन कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. या स्पाइनल कोड भी आप देख रहे हो कि रेड कलर में दी गई स्पाइनल कोड. सो स्पाइनल कोड देखो आप कहाँ तक इसका कनेक्शन है और कहाँ कैसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है पूरी बॉडी के साथ ब्रेन का. सो नीचे गाइज मैंने आपको जैसे बताया था ऑटोनॉमिक फंक्शन, सोमैटिक फंक्शंस, वॉलेंटरी. सो ये सारा यहाँ थोड़ा सा बताया गया, तो आप देख सकते हो यहाँ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. यहाँ आप शायद इजीली आप समझ सकते हो और देख सकते हो कि ये कैसे फंक्शन, कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे काम होता है. सो गाइस, यहाँ स्पाइनल कोड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ. स्पाइनल कोड, the spinal nerves carry electric signal from the brain to muscle of the skeleton and internal organ via the spinal cord. Similarly, they carry sensory information like touch, pressure, cold, warmth, pain and other sensation from the skin, muscle, joints and internal organ to the brain via spinal cord. देखिए, स्पाइनल कोड का काम क्या है, जो भी मैंने ऊपर ये थोड़े से वर्ड पढ़े हैं, टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एक्सेट्रा, पेन, दर्द, ये सब स्पाइनल कोड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के से गेन करती है और ब्रेन तक लेके जाती है, और उसको एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है और वो ब्रेन तक वो सिग्नल को पहुंचाती है. यह छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने बताई हुई है स्पाइनल कोड की. इट इज़ रिस्पॉन्सिव फॉर द मूवमेंट एंड सेंशन. इट कैरीज सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बस इतना सा आपने ध्यान रखना है. उसके बाद गाइज, आई होप यहाँ आपको पता लग चुका होगा थोड़ा बहुत कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्रेन के रिलेटेड, कितने पार्ट आगे डिवाइड. अभी तक तो हमने लास्ट फोटो में देखा था सिर्फ सेरिब्रम,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब उसके आगे कितने पार्ट है, जैसे फोर ब्रेन के देखो कितने पार्ट डिवाइड हो गए थे, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैरिटल, ऑक्सीपिटल। सो इनके बारे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मिड ब्रेन का पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगुस। सो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। सो फोर ब्रेन आगे डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था फ्लो चार्ट में, टेलिनसेफलन एंड डाइनसेफलन। सो अभी हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन का टेलिनसेफलन। द सेरिब्रम और टेलिसेफलन, एक्चुअली सेरिब्रम को ही टेलिसेफलन भी कहा जाता है। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग द सेरिब्रम कॉर्टेक्स ऑफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर एज वेल एज several subcortical structure including the hippocampus, basal ganglia and olfactory bulbs। guys olfactory bulbs जो होते हैं वो ये स्मेलिंग सेंसर है हमारे, जो स्मेल को सेंस करते हैं। सो गाइस आगे पढ़ते हैं हम cerebral cortex। it is the largest of the neural integration in the central nervous system। it plays key role to attention, perceptions, awareness, thought, memory, language and consciousness। the function of the basal ganglia is to fine tune and voluntary movements। they convey their instruction to the thalamus which then relay the information back to the cortex। I hope guys आपको ये बड़े easy words में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ लग चुकी होगी कि cortex का क्या काम है। कि जैसे हमारी attention है किसी चीज़ के लिए, perceptions है, awareness है, thought, कोई सोच आती है किसी भाषा के रिलेटेड या consciousness कोई है, तो ये बेसल गैंग्लिया क्या करता है, जो भी हमारे voluntary actions होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं, कुछ कोई पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये थैलमस तक पहुंचाता है। थैलमस इसको रिले बैक टू थैलमस, इसको दोबारा वापस जो कोर्टेक्स, जो सेरिब्रम का पार्ट है, वहां तक वापस लेके आता है। सो नेक्स्ट आ गया द बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया क्या है, आर एसोसिएटेड विद वैरायटी ऑफ द फंक्शंस इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स। वॉलंटरी फंक्शन गाइज मैंने आपको बोला था कि जो फंक्शन हम खुद करते हैं, जैसे पेन को उठाना, किसी चीज़ को पकड़ना, पैदल चलना, अलाउ करना, जो हम ऑर्डर देते हैं अपनी बॉडी को कि ऐसा करो। सो इंक्लूडिंग कंट्रोल द वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स, प्रोसीजर लर्निंग, हैबिट लर्निंग, आई मूवमेंट, कोगिनेशन एंड इमोशन, वो सारा ये चीज़ देखती है बेसल गैंग्लिया। सो नेक्स्ट आते हैं हिप्पोकैम्पस के अंदर। सो क्या यहाँ आप डायग्राम देख रहे होगे, टैलिन जो मैंने नीचे एक डायग्राम दिया गया बताया आपको, बड़ा सा टी नज़र आ रहा होगा, टेलिनसेफलन, डाइनसेफलन, मेजेंसेफलन, मेटेनसेफलन एंड माइलिनसेफलन। सो ये पार्ट है। अभी हम सबसे बड़ा पार्ट जो है टेलिनसेफलन, जो सेरिब्रम है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। So hippocampus is thought to be principally involved in strong long-term memories and making those memory resistant to forget thought this term matter debate. It is also thought to play an important role in the spatial process and navigation। अब guys बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये हिप्पोकैम्पस जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। जैसे जो भी हम यादें रखते हैं दिमाग में, वो यही स्टोर करके रखता है, ताकि और हम किसी चीज़ को भूले ना, तो यही उसको रजिस्ट करके रखता है कि हमारी याद हमें याद रहे, कोई चीज़ हमें भूले ना, जो भी हम मेमोरीज क्रिएट करते हैं। सो गाइज जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता ये भी थोड़ा आइडिया होगा कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, वो खुद आइडिया लगा सकते। जैसे हमें अभी बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ ले, तो वहाँ जो आई मूवमेंट का अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमारे आई मूवमेंट का, कोगिनिशन, इमोशंस, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो जैसे हिप्पोकैम्पस के बारे, अगर हिप्पोकैम्पस हमारा डैमेज होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा, हमें याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो अपनी मेमोरीज होती हैं। सो लास्ट टॉपिक जो इसका टेलिनसेफलन का, दैट इज एमिगडाला। एमिगडाला का इट इज रिकॉग्नाइजेशन एज अ कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। गाइस लिम्बिक हमारे दो लिम्स है, अपर एंड लोअर लिम्स, जो टांगे और जो हमारी आर्म्स हैं, limbic system, it is and is thought to play important role in emotions and behavior। देखो एमिगडाला एक तो ये रिकॉग्नाइज करता है हमारे लिम्बिक सिस्टम को, जो कंपोनेंट होते हैं, एंड उनके एक इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले कर रहा है, हमारे इमोशंस और बिहेवियर को। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द रोल ऑफ प्रोसेसिंग फियर, although as well as we will see this is an oversimplified पर्सपेक्टिव एंड ऑन एमिगडाला फंक्शन। गाइस जैसे डर वगैरह हो गया, उसमें ये सारा इंपॉर्टेंट जैसे हमारे इमोशंस हो गए, बिहेवियर के, कई बार हम सैड होते हैं, खुश होते हैं, खुश होना, जो भी हमारा बिहेवियर है वो उसको ये कंट्रोल करके रखता है। सो गाइस आई होप आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पता लगा होगा। बाकी इन वर्ड्स वीडियो पोज करके आप 2-3 बार जब इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ, क्योंकि मैंने
इजी से इजी वर्ड में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया ताकि आप इजीली समझ सको। नेक्स्ट हम आते हैं फोर ब्रेन के ही सेकंड डिवीजन पर, जो कि डाइनसेफ्लन है। सो डाइनसेफ्लन आगे दो डिवीजन है इसकी, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सो गाइस आप नीचे एक फिगर है वहाँ देख रहे हो, टाइलीसेफ्लन और मेजेंसेफ्लन के बीच में जो ब्लैक कलर में एम है, मेजेंसेफ्लन के बीच में डाइनसेफ्लन आता है, जो कि मैं ब्लैक कलर से बॉर्डर किया हुआ है। सो गाइस Diencephalon is a division of the forebrain and is situated between the telencephalon and midbrain, जैसा कि फिगर में आप देख रही हो। It consists of structure that are either on the third side of the ventricle and guys ये क्या consist करता है, thalamus and hypothalamus। अब thalamus के बारे में पढ़ते हैं। Thalamus has multiple function। अब thalamus के multiple function है, जैसे कि generally believed to act as a relay or a movement station or hub relaying information between the subcortical areas of the cerebral cortex. A sensory impulse travel from the body surface toward the thalamus, which receives at a sensation. This sensation is passes on to the cerebral cortex and for interpretation as टच, पेन और टेम्परेचर। गाइस समझ रहे हो, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर जो भी सिग्नल होता है थैलमस रिलेटेड, वो ये है। जैसे टच करना, कोई हमें टच करता है तो उसका सिग्नल भेजना, जैसे हमारे पाँव पे कोई चींटी चल रही हो तो उसके रिलेटेड हमारा फंक्शन ये हमें इंटरप्रिटेशन करेगा। पेन हो रही हो कहीं या टेम्परेचर, गर्म सर्द कुछ किसी रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है तो हमें थैलमस ही उसके रिलेटेड हमें सिग्नल भेजता है। और इसके भी और भी मल्टीपल फंक्शन है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैसे फंक्शन करता है। सो गाइस हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग मैनी बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड के मैं आगे पढ़ूंगा तो आप सारा इजीली थोड़ा इसको दोबारा समझ जाओगे। क्यों गाइस मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि आप एक बार में ये वीडियो देखोगे तो आप 100% गेन नहीं कर पाओगे, तो आपको ये 2-3 बार देखनी पड़ेगी या इसके नोट्स बना लेना अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको इजीली समझ लग सके। सो गाइस द हाइपोथैलेमस प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द एंडोक्राइन सिस्टम। गाइस एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारे इंटरनल सिस्टम के जितने भी सिस्टम, जैसे हमारे लीवर का फंक्शन, हमारे हार्ट का फंक्शन, किडनीज का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आते हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडीज इंटरनल बैलेंस विच इज नोन एज ए होमोस्टेसिस। तो बॉडी का इंटरनल बैलेंस को टाइम टू टाइम जैसे सेट करके रखता है। टू डू दिस हाइपोथैलेमस हेल्प स्टिमुलेट और इनहिबिट। स्टिमुलेट होता है बढ़ाना एंड इनहिबिट होता है रोकना मैनी ऑफ योर बॉडी की प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सो गाइज आप समझ होगे कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कि ये हमें हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो एंडोक्राइन सिस्टम जितना होता है उसमें जो हमारी हार्ट रेट है, जो जैसे हार्ट रेट बढ़ रही है कम हो रही है उसको स्टिमुलेट करके रखता है। अगर उसको इनहिबिट करना तो इनहिबिट कर देता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर, हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इनहिबिट करेगा, अपने टू द पॉइंट लेके आएगा। अगर लो ब्लड प्रेशर है ज़्यादा तो उसको मेंटेन करेगा एक स्टैटिक करने के लिए। सो ये हाइपोथैलेमस। सो गाइस आई होप आपको कुछ पता लगा होगा इसमें भी हाइपोथैलेमस। इसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको और इजीली सब कुछ पता लग जाएगा। सो देन मिड ब्रेन एंड मेसेंसेफ्लन। सो गाइस मिड ब्रेन सेकंड पार्ट आता है ब्रेन का। सो मिड ब्रेन कंसिस्ट करता है, जो इसके डिवीजन है वो दैट इज टेक्टम एंड टेगमेंटम। सो गाइस मेसेंसेफ्लन जो है वो आप देख सकते हो कि जो टेलिनसेफ्लन एंड डाइसेफ्लन के बाद का जो पार्ट है उसे मेसेंसेफ्लन कहते हैं, और छोटा सा पार्ट है आप देख सकते हो, एम ब्लैक कलर में दिया गया। सो द मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ए मेसेंसेफ्लन। ठीक है गाइस, सो मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लन भी कहते हैं। इज वन ऑफ द प्राइमरी डिवीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की ये एक जो तना होता है उसका एक कह सकते हैं एक मेनली डिवीजन है, प्राइमरी डिवीजन है। सो इट्स फंक्शन एक्सटेंड टू मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द मोटर टू सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। द मिड ब्रेन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मोटर मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट इन द आईज एंड ऑडिटरी एंड विजुअली। सो गाइस ये मेनली हमारा फंक्शन इसके जो मेसेंसेफ्लन इसका मेनली जो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल कर रखा है दैट इज हमारी आइज़ होगी, हमारे सुनने का और हमारे देखने के जो जितने फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारी पूरी पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। सो गाइस नेक्स्ट आ गया द टेक्टम
और टेक्टम को हम एक्चुअली लैटिन भाषा में रूफ होता है, टेक्टम का मतलब होता है रूफ। तो मिड ब्रेन इज अ रीजन ऑफ द ब्रेन स्पेशली द डोर्सल पार्ट ऑफ द मेसेंसेफलन। दिस इज contrast with the tegmentum, which refer to the region ventricle to the ventricular system, and the tectum of the midbrain is responsible for auditory and visual reflections. So guys, आपको घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं, आप लास्ट वाली लाइन में ध्यान रखिए बस। टेक्टम का काम क्या है, ये जो टेक्टम है ये मिड ब्रेन का वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्शंस के लिए। जैसे कि हम कुछ सुनते हैं तो एकदम से हम जैसे हम कोई अचानक कोई आवाज़ सुनते हैं तो सडनली उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ देखे जिसके देख के हम हैरान हो जाते हैं, जैसे कोई रोड में कोई ऐसा कोई हमें कोई जानवर दिख जाता है कहीं घूमने जा रहे हों, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन कोई देख लेते हैं कि जिसको देख के हैरान होते हैं, तो उनको कंट्रोल, उनको एकदम से जो हमारे रिएक्शंस आता है कि वाह ये क्या है, ओह ये क्या है। सो ऑडिटरी सुनने के रिलेटेड वो सारा टेक्टम के रिलेटेड है। सिर्फ विजुअल, ऑडिटरी एंड विजुअल, ऑडिटरी होता है सुनना और विजुअल होता है देखना, जो उसके जितने रिफ्लेक्शंस होते हैं जो सडनली कोई एक्शंस होते हैं। सो ऑडिटरी सुनने के रिलेटेड या देखने के रिलेटेड कोई भी सडनली एक्शन जो होते हैं वो टेक्टम के उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है विद पेरिफेरल सिस्टम एंड हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद आईज के और एयर के साथ। देन द टेगमेंटम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसका मतलब था कवरिंग। टेगमेंटम मीन्स कवर करना किसी चीज को। इट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स साइनेप्टिक नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन द होमोस्टैसिस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। इट इंक्लूड द पोर्शंस ऑफ द रेक्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट नर्व ट्रैक्ट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पासेस थ्रू इट। सो गाइज ये रिफ्लेक्शन एक्शन जैसे मैं बता रहा था कि ये जो मिड ब्रेन होता है, जितने भी हमारे ऑडिटरी, जो हमारी आँख नाक और सॉरी जो आइज़ और जो सुनने के रिलेटेड होते हैं ऑडिटरी एंड विजुअली जो हम देखते हैं, उसके रिलेटेड जो फंक्शंस है, जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे होते हैं, उनको ये दोनों मिलकर टेक्टम और टेगमेंटम मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसे हम सडनली अभी मैं बता चुका हूँ कि जैसे हम अचानक कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको देख के हैरान हो जाते हैं, तो ये सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपस में काम करते हैं। सो गाइस हमारे पास अब आता है थर्ड पार्ट ब्रेन का, दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मेटेनसेफ्लन भी कहते हैं इसे, और हिंड ब्रेन डिवीजन जो है मेटेनसेफ्लन, और ये इसके दो डिवीजन है, दैट इज पोन्स एंड सेरिबेलम। सो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन coordinates functions that are fundamental to survival, including respiratory rhythm, motor activity, sleep, and wakefulness. The hindbrain is also referred to as the brainstem, is made of the medulla, pons, cranial nerves, and back part of the brain called cerebellum. So guys, hindbrain is most important part of our brain, क्योंकि ये हमारे जो सर्वाइव करने का जो मेन पार्ट होता है, जैसे रेस्पिरेटरी रिदम उसको कंट्रोल करता है, मोटर एक्टिविटी जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं उसकी एक्टिविटी को, हमारी नींद को, एंड जो वेकफुल हमें जगाना, उसके रिलेटेड इसको जो उसको कंट्रोल करके रखता है। सो गाइस इसके बाद हमारे पास इसका मेटेनसेफ्लन या हिंड ब्रेन का आगे पार्ट आता है, दैट इज द पोन्स। इज ए पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम का, एंड लोकेटेड अबव द मेड्यूला oblongata and below the mid brain. Although it is a small and approximately 2.5 centimeter long, it serves several important functions. It is a bridge between the various part of the nervous system, including the cerebellum and cerebrum. So guys, ये most important line है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है सेरिबेलम एंड सेरिब्रम के बीच में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन के, विच आर बोथ आर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। There are many important nerves that originate in the pons. The trigmanian nerves is responsible for feeling in the face, जैसे एक्सप्रेशन देते हैं हम, फीलिंग द हमारी फेस में जितनी फीलिंग्स आती हैं। It also control the muscles that are responsible biting. जैसे गाइस ये pons हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बाइटिंग करना, किसी को चबाना, च्युइंग करना या निगलना, उसकी जितनी भी नर्व्स है इसके उनको ही कंट्रोल करती है। उनके जो मसल्स होते हैं कौन करती है कंट्रोल? Pons. The abundances of the nerves allow the eye to look from side to side. The facial nerve control facial expressions. Vestibulocochlear nerve allows sound to move from the ear to brain. All the nerves start with the pons. अच्छा, जितनी भी जो हमारी नर्व्स हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, पोन से। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेस्टिबुलोकोलियर। ये क्या होता है? ये वो नर्व है जो हमारी साउंड जो भी हम सुनते हैं अपने कानों से उसको ब्रेन तक पहुँचाने में हेल्प करती है। और हमारी
आई जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पोन्स करती है। बाइटिंग, च्यूइंग, स्वेलिंग जो हमने अंदर निकलना है उसको मिड पोन्स कंट्रोल करती है। सो पोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आई होप आप कभी ना कभी किसी एग्जाम में ज़रूर देखोगे। सो नेक्स्ट गाइस हमारे पास है सेरिबेलम, जो कि जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। सो इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी स्टेम, द स्पाइनल कोड and the other part of the brain and the regulate motor movements. The cerebellum coordinates voluntary movements such as posture, balance. Actually guys ये balance coordinates speech resulting smooth balance, बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटीज़। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि गाइस जितना भी हमारा बैलेंस होता है बॉडी का, जैसे हम चलते हैं तो बैलेंस बना के चलते हैं, तो बैलेंस के रिलेटेड जो होता है वो सारा कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। गाइस आपको ट्रिक से याद रख सकते हो कि बैलम, बैलम से बैलेंस। ठीक है गाइस। सो मैं एक बार फिर लाइन को रिपीट करता था। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट सच एज पोस्चर, पोस्चर होता है कोई हमें पोज वगैरह बनाना कोई, ठीक है। पोस्चर, गेस्चर आपने वर्ड सुने होंगे। पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी। सो गाइज एक इंपॉर्टेंट आपको बता दूं यहाँ पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट साइड होती है ब्रेन की वो कंट्रोल करती है राइट साइड ऑफ द बॉडी, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स टास्क दैट हैव टू डू विद लॉजिक सच एज साइंस एंड मैथमेटिक्स। सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ कि जो भी हम साइंस या मैथमेटिक्स में अभी आप पढ़ रहे हो, जो भी जितना आपको समझ लग रहा है इस वक्त भी आपका सेरिबेलम जो है वो एक्टिव है समझने के लिए। अब आप खुद देख सकते हो कि आपको कितना समझ लग रहा है, कितनी आपकी कंसंट्रेशन है और कैसे कितना आपको समय लग रहा है, वो सेरिबेलम आपका कितना एक्टिवेट है वो यहाँ से पता लग रहा होगा आपको जितना समय लग रहा है वहाँ से। सो ऑन द अदर हैंड द राइट हेमिस्फीयर जो होता है हमारा सेरिबेलम का, कोऑर्डिनेट विद द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म टास्क दैट हैव टू डू क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। सो राइट साइड का सीधी सी मैं बात बताऊँ, जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा जो भी साइंस एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए एक्टिव रहता है, कंसंट्रेशन बनाता है और हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। और जो राइट साइड होती है वो हमारे क्रिएटिविटी के लिए होता है और आर्ट्स के लिए। क्रिएटिविटी जैसे कोई पोएम लिखता है, कोई ड्राइंग करता है, ठीक है। सो कोई साइंटिस्ट है, कोई वो नई कोई इन्वेंशंस करना चाहता है तो उसके लिए ये एक्टिव ज़्यादा रहता है। सो गाइस लास्ट आते हैं हम हिंड ब्रेन के सेकंड पार्ट डिवीज़न जो है माइलिन सेफलन के अंदर, और इसमें सिर्फ मेड्यूला पढ़ेंगे। मेड्यूला ओब्लोंगटा भी कहते हैं इसे और मेड्यूला भी कह देते हैं। सो हिंड ब्रेन इज माइलिन सेफलन। द माइलिन सेफलन और आफ्टर ब्रेन इज द मोस्ट पोस्टीरियर मीन्स बात का रीजन ऑफ द एम्ब्रॉयनिक हिंड ब्रेन फ्रॉम द मेड्यूला ओब्लोंगटा डेवलप्स। The myelencephalon or spinal cord-like include the open and closed medulla, sensory, the motor projections of the sensory and motor pathway, the some cranial nerves, nuclei, the caudal and एंड ऑफ द माइलसेफलन डेवलप द इनटू द स्पाइनल कोड। गाइस यहाँ देख रहे हो माइलिनसेफलन कहाँ है। सो यहाँ से हमारी स्पाइनल कोड जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फिगर दिखाई थी जहाँ ब्रेन और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इकट्ठे दो डायग्राम्स थी, वहाँ आप वापस जाके वहाँ से देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा ये क्या है। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो माइलेनसेफलन होता है इसे आफ्टर ब्रेन भी कहते हैं, और ये बाहर जो हिंड ब्रेन का बिल्कुल बाहरी एरिया है हमारा। और मेड्यूला ओब्लोंगटा जो होता है वो यहीं से डेवलप होता है, यहीं से निकलता है। इनके जो ओपन एंड क्लोज होता है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम जो होता है यहीं से होता है, और जितनी भी सेंसरी एंड मोटर के रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोजेक्शन, सेंसरी मोटर पाथवे जो भी हो रहा है वो यहीं से कंट्रोल होना शुरू होता है। सो नेक्स्ट आते हैं मेड्यूला ओब्लोंगटा। सो गाइज इट इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, मेड्यूला ओब्लोंगटा लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड ब्रेन। सो अगर यही कट जाएगा तो पोन्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अगर पोन्स कट गया तो आगे दिमाग खराब, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करेगा दिमाग हमारा। सो मेडुला ओब्लोंगटा लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड द ब्रेन स्टेम, द मेडुला रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक सपोर्ट ऑफ द फंक्शन लाइक रेस्पिरेटरी एंड हार्ट रेट। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो अब रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट, अगर ये चीज़ें कंट्रोल ना हो, दो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है तो आप समझ सकते हो क्या होता है, क्या हो सकता है हमारी बॉडी के साथ, इवन डेथ हो सकती है अगर ये टोटली बंद हो जाए, डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे तो।
So responsible life support functions like respiration and heart rate. Therefore, you cannot have non-functioning medulla. So कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास क्या हमारे ब्रेन में नॉन फंक्शनिंग मेडुला हो सकता है, तो आपका आंसर रहेगा नो, क्योंकि ये मेन फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम एंड हार्ट रेट। अगर वही नहीं रहे सही रहेगी तो फिर बताओ डेथ ही होगी बंदे की। सो नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लोंगटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सेवरल बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंक्शन खुद पे खुद होते हैं उन्हें ऑटोनॉमिक, जैसे रेस्पिरेशन, कार्डियक फंक्शन, कार्डियक हमारा हार्ट रिलेटेड होता है, हार्ट को कहता है, जैसे हार्ट पंप होना, कॉन्ट्रैक्ट होना एंड रिलैक्स होना, एक्सपैंड होना। सो कार्डियक फंक्शंस रिफ्लेक्शस, लाइक रिफ्लेक्शन एक्शन जैसे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ओब्लोंगटा। सो गाइज ये हमने पार्ट्स किए सारे। मुझे पता है कि एक बार समझने में, एक बार अगर हम पढ़ते हैं तो कोई चीज़ इतनी अच्छी तरह नहीं समझ आती है, उसको हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सो गाइज ये नोट्स मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, और ये बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज, मैंने सोचा कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट करूँ, तो आप इन्हें 2-3 बार पढ़िए, इजीली आपको पता लग जाएगा। और जो यूपीएससी या आई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट यहाँ मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी ब्रेन के रिलेटेड वो रखने की कोशिश की है। बाकी एक्स्ट्रा आप जितना पढ़ सकते हो, दैट इज़ योर विश। एंड नेक्स्ट गाइज यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं जो आगे हमने टॉपिक करना है। देखिए पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आपको मैंने बताया था, सेरिब्रम, सेरिबेलियम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, ये आपको ऑलमोस्ट पता लग चुका होगा। लेकिन हम जो हमारा फोर ब्रेन था, वो आगे उसके बड़े पार्ट्स आते हैं, जैसे ऑक्सीपिटल लॉब, पेरिएटल लॉब, फ्रंटल लॉब, प्री फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब। इनको हम आगे पढ़ेंगे, जो मैंने रेड टिक किए इनको अभी हम पढ़ेंगे कि ये इनका क्या फंक्शन है। वो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता दूंगा। और जो सेरिब्रम, मेड्यूला और पोंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So guys, here are the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, brainstem and temporal lobe. So guys, यहाँ सिर्फ इनके बारे में बताया कि ये क्या फंक्शन करते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इन सब फंक्शंस को पढ़ सकते हो। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। जैसे ये लिखा, फ्रंटल लोब क्या करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जजमेंटल होती है, प्लानिंग होती है, एंटीसेप्शन होती है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या आती हैं? पेरिएटल लोब जैसे सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल रिसेप्शन, विजुअल इंटरप्रिटेशन। सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस। ब्रेन स्टेम का डाइजेशन, हार्ट रेट, स्वेलिंग, टेम्परेचर। एंड टेम्पोरल लोब का अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज। सो आप पॉज करके इनको देख सकते हो। सो नेक्स्ट गाइस, हम न्यूरॉन की बात करते हैं। सो गाइस जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, जैसे किडनी के सेल्स नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हर पार्ट्स ऑफ सेल का आपको पता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो हमारी बॉडी का, दैट इज सेल होता है। फिर नंबर्स ऑफ सेल्स इकट्ठे जुड़ते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है। जब नंबर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू जुड़ते हैं तो हमारा एक ऑर्गन बनता है। और जब नंबर ऑफ ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो एक फुल बॉडी तैयार होती है, ह्यूमन बॉडी। सो न्यूरन एनाटॉमिक है। सो गाइज यहाँ आप देख रहे हो ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, जो कि इसके 7 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली न्यूरॉन के, जिसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शेथ, शेवान सेल एंड एक्सन टर्मिनल। सो गाइज आप फिगर को पहले ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए। सो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि नर्वस सिस्टम सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, या ब्रेन के सेल जो होते हैं उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। दे हैव 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स इंक्लूडिंग सेल बॉडी, जो आपको दिखाई गई है सेल बॉडी क्या होती है, एंड देन एक्सन एंड डेंड्राइट, जो कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल बॉडी, एक्सन एंड dendrites. These parts help them to send and receive the chemical and electrical signal. Neuron are the basic function unit of the nervous system. अगर हम सबसे बेसिक यूनिट समझे, सबसे छोटा पार्ट, तो न्यूरॉन्स ही है। अगर न्यूरॉन नहीं होंगे, न्यूरॉन ही डैमेज हो जाएंगे, तो फिर दिमाग डैमेज हो जाएगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी और बॉडी भी डैमेज हो सकती है। एंड देन दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल विच अलाउ देम टू क्विकली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द सेंस हमारी बॉडी में, जैसे फीट से लेके ब्रेन तक का सिग्नल जो पहुंचाना है। सो जितने भी सिग्नल होते हैं, जो भी हमारी जितना भी हमने पीछे सब कुछ पढ़ा है, जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे कंट्रोल हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर रहा है, हमारा स्मेलिंग होगी, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, तो ये जितना कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो एक सेल के कारण कर रहा है, और वो सेल्स हैं हमारे
न्यूरॉन्स। सो गाइस यहाँ न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। तो न्यूरॉन के रिलेटेड ज़्यादा वैसे पूछते नहीं है, सिर्फ सेल वगैरह पूछते हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो न्यूरॉन तो गाइस इसके रिलेटेड भी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो अभी तो हमारा टॉपिक सिर्फ ब्रेन के ऊपर है। सो न्यूरॉन तो उसका अंदर का पार्ट है। सो थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। तो डेंड्राइट्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। सो गाइस हमने डेंड्राइट्स पढ़े थे। डेंड्राइट्स यहाँ फर्स्ट पार्ट जो ऊपर देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में। सो डेंड्राइट्स का काम करता है, ये कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। उसके बाद अब नीचे आता है द सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू एक्सन। जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो डेंड्राइट से एक्सन जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर दिया हुआ डेंड्राइट्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सन है। एंड द एक्सन कंडक्ट द सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, और सेल बॉडी को बॉडी की तरफ ये जाएगा जो सिग्नल होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, सॉरी। द एक्सन कंडक्ट द सिग्नल अवे फ्रॉम द बॉडी, जो एक्सन होता है अवे दूर बॉडी से दूर ले जाएगा सिग्नल को, जैसे डेंड्राइट्स के थ्रू आगे आगे ट्रांसफर करता रहता है। एक्सन टर्मिनल ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द अदर सेल। अब एक्सन टर्मिनल जो होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू अदर सेल्स को। उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके साथ वाला। द सेल बॉडी कंटेन्स ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर बेसिक ऑफ द यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। गाइस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने सेल्स पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप जाके उन्हें देख लीजिएगा। आप वो नहीं पता है तो आप वो डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर आपको उसकी बेस्ड लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस a small gap called a synaptic cleft separate the transmitting and receiving neuron। जो एक छोटा सा गैप रहेगा जो कि एक रिसीविंग जो हो रहा है सेपरेट करता है जो रिसीविंग न्यूरॉन्स के न्यूरॉन में, ठीक है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। जैसे 2 टावर होते हैं सिग्नल्स के, अगर मैं फ़ोन रिलेटेड बता कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूँ तो एक टावर हम साथ साथ तो होते नहीं है, थोड़ी दूर दूर में होंगे, जिनमें से एक ट्रांसमीटर होता है जिसमें एक रिसीवर होता है। वैसे यहाँ भी सेम काम हो रहा है। सो गाइस थर्ड पॉइंट पे आता था ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन रिलीज neurotransmitter into the synaptic cleft and the neurotransmitter bind the receptor in the plasma membrane of the receiving cell। सो गाइज यहाँ द मोस्ट एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन ब्रेन सेल्स आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन की थोड़ी इजी डेफिनेशन बताइए एक्चुअली यहाँ। सेल्स न्यूरॉन्स एंड द नॉन न्यूरॉन सेल्स कॉल्ड गैलिया। सो गाइज आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज गैलिया, तो गैलिया इज ए नॉन न्यूरॉन सेल्स। सो आपको क्वेश्चन आ भी सकता है ये एमसीक्यू में कि क्या ब्रेन के पास कोई नॉन न्यूरॉन सेल्स होते हैं, तो यस होते हैं, उन्हें हम गैलिया कहते हैं। द एवरेज adult human brain contain approximately 100 billion neurons and just as many if not more glia, although neurons are the most famous brain cells, both neuron and glia cells are necessary for proper brain फंक्शन। तो दोनों के लिए ये जरूर ग्लैंड। सो गाइस जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं 2 ग्लैंड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन पीनियल ग्लैंड। सो गाइस पीनियल ग्लैंड, इसका ग्लैंड का पीनियल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पाइन कोन की तरह लगता है, इसलिए हम इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन बताता हूँ सर पहले। सर गाइस पीनियल ग्लैंड इज ए ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग मेलाटोनिन हार्मोन। एक्चुअली एक मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सोने और जागने का। इसका ऑटोमेटिक अलार्म भी कहते हैं। एक्चुअली लाइट हिटिंग द आई स्टिमुलेट नर्व सिस्टम। जब लाइट हिट करती है आईज में तो ये नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट करता है, एक्टिव होता है। विच एक्टिवेट आवर रिप्रेस द पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारी लाइट जब आईज में एंटर करती है तो ये इस ग्लैंड को वो एक्टिवेट करती है। सो गाइज वैसे थोड़ा सा बता दूं कि ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे लिए बड़ी डेंजर होती है। ब्लू लाइट हमारे पीनियल ग्लैंड के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि और वो क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है काफ़ी छोटी काफ़ी स्मॉल होती है, वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो वेवलेंथ के रिलेटेड आप समझ सकते हो क्या होती है। सो cause body to produce less melatonin because of the body more sensitive in this type of the light। क्यों, और इसका रीज़न आपको पता लगे, क्योंकि ब्लू लाइट में जो मेलाटोनिन है ये बहुत कम सीक्रेट होता है, कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता, हमारी सोने का और जागने का सिस्टम खराब होता है। जैसे कि गाइस जिनका सोने और जागने का सिस्टम खराब रहता है, रात को लेट सोना सुबह जल्दी उठना, तो वो कैंसर का भी एक कारण बनता है, जैसा कि हमने स्टडी में पढ़ा हुआ है। और जो ब्लू लाइट होती है वो इसलिए डेंजर होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये भी हमें इस तरह की लाइट भी घर में जो बल्ब होते हैं डिम लाइट रात को सोने के टाइम लगाता है वो नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे पीनियल ग्लैंड को जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करते, मतलब कम प्रोड्यूस करती है। सो गाइस देख सकते हो पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है हमारा ये।
तो गाइस नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि कंट्रोल करके रखता है थायराइड ग्लैंड, अड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स को। सो गाइस ये हमारी थर्स्ट, हंगर, स्लीप उनको भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो किसके द्वारा करता है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और ये दो तरह से डिवाइड है, जैसे स्मेटोट्रॉपिक एंड ग्रोथ हार्मोन। स्मेटोट्रॉपिक जो होता है हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जो बोन्स होती है हड्डियों की ग्रोथ के लिए, एंड जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो मेल एंड फीमेल में टेस्टोस्टेरोन एग्स इन ओवरी जो होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। सो गाइस ये थे ग्लैंड। अगर मैं ग्लैंड के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स हमारे ग्लैंड्स हैं जितने, जैसे पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, तो इनके बारे में अगर वीडियो बनाना, इसमें अगर मैं बताने लगा डिटेल में तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, आप भी देखोगे नहीं। सो नेक्स्ट हम फिर कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ग्लैंड्स के रिलेटेड ही सारा आपको डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। सो गाइस ये सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे विद्यावीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियो को उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड लक।